अरे हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 12th CBSE बोर्ड सेशन 2020-21। हमने कल कंपनी अकाउंट्स पढ़ना शुरू किए थे। आपको मैंने बताया था कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स में प्रीवियसली डिस्कस कर चुका था। और कल मैंने आपको बताया था कि शेयर्स एक्चुअली क्या होता है। शेयर एक ओनरशिप राइट होता है। कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल होती है, वो टोटल शेयर कैपिटल पब्लिक से कलेक्ट की जाती है। पब्लिक का हर मेंबर उसमें अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन लगाता है, उस हिस्से को बोलते हैं शेयर। तो द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। क्या बोलेंगे हम? द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स एंड ईच सच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। वो कंपनी की कैपिटल का एक हिस्सा है। तो अगर कंपनी की कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए है, उसके हमने 10-10 रुपये वाले हिस्से किए, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल के 10-10 रुपये वाले हिस्से किए तो 10,000 हिस्से होंगे। अब आपको जितने हिस्से खरीदना है आप खरीदिए, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्या कहते हैं उसे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अब कैपिटल से कनेक्टेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो इस चैप्टर में आपको बहुत बहुत काम आएगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, याद रखना है, याद करना है। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, उससे मैं आपको यहाँ जो टर्म्स लिखी है वो सारी टर्म्स आपको बहुत काम आएगी, कुछ भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना होता है, लीगल प्रोविजंस को फुलफिल करना होता है। वो लीगल प्रोविजंस कहाँ लिखे हैं? वो लीगल प्रोविजंस लिखे हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में 2013 के पहले जो कंपनीज बनाई गई, तब हम कौन सा एक्ट फॉलो करते थे? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। आज हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद के अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस। एक्ट्स में ना बेटा समय समय पर चेंजेस होते हैं, बदलते हुए ज़माने के हिसाब से कानून में बदलाव करने पड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं संशोधन करना, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में तब से लेकर आज तक कई बार अमेंडमेंट्स भी हुए, छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं। उस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा गया है कि कंपनी कैसे बनाना, क्या स्टेप्स होगी, क्या लीगल प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाना। मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है बेटा रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी शुरू नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड करवाना यानी इनकॉर्पोरेटेड करवाना उसको, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कहीं तो जाना पड़ेगा, किसके पास तो जाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप कहाँ जाओगे? जाहिर सी बात है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा जिसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे आप देखिए, अगर आप अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, हमारी जो गाड़ियाँ हैं 2 व्हीलर्स, वो रजिस्टर्ड है। हम उन गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाने कहाँ लेके जाते हैं? आरटीओ, है ना, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस। वहाँ आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके आप गाड़ी चला पाते हो। बिना रजिस्ट्रेशन के आप गाड़ी चलाओगे तो गैर कानूनी है। वैसे ही बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कंपनी चलाओगे तो गैर कानूनी है। जैसे अगर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो आरटीओ में, तो आपको आरसी बुक मिलती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बुक मिलती है ना, कि आपकी गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड है, अब आप इसे चला सकते हो। और वो रजिस्टर्ड आरसी बुक जो है, वो जो डॉक्यूमेंट है कि आपकी गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड है, वो आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, गाड़ी की डिक्की में रखना पड़ता है संभाल के, कि कभी कोई जांच पड़ताल हुई तो आप बता सकोगे भाई मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है। वैसे ही कंपनी शुरू करना और कंपनी को चलाना, उसके लिए भी ज़रूरी क्या है? कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहाँ जाओगे आप? आरटीओ नहीं ना, कहाँ जाओगे आप? आरओसी। आरओसी करके एक बंदा है जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये एक बंदा होता है जो कुर्सी टेबल लगा के बैठा है, उसके पास एक रजिस्टर है। ये नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये सब रजिस्टर सब बंद हो गया है, अभी तो प्रोसीजर काफ़ी मॉडर्न हो गया है, काफ़ी सिंपल हो गया है, लेकिन एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसको रजिस्ट्रार क्यों कहते हैं, है ना, कि एक कुर्सी टेबल लगा के एक ऑफिस है,
गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक बंदा बिठा दिया है, उसको बोलते हैं ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आपको कंपनी शुरू करना है तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कंपनी शुरू करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको कंपनी शुरू करना है तो आपको बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंपनी शुरू करने के लिए बनाने पड़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं कंपनी का चार्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। कंपनी के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती है। जैसे मैं और आप, हमारा जब जन्म होता है तो नॉर्मली हमारे समाज में, हम आपको मालूम होगा, हमारा जब जन्म होता है तो कुंडली बनाते हैं, कुंडली। उस कुंडली में क्या लिखा रहता है, हमको लेकर कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स के नाम लिखे होते हैं, हमारा जन्म स्थान लिखा होता है, हमारे नाम का जो इनिशियल है, अक्षर किस नाम से आना चाहिए, और ज़ोडिएक साइन वगैरह लिखा होता है ना। ये बेसिक डिटेल्स है जो जन्म के समय लिखी होती है। जन्म का स्थान, जन्म का समय, माता पिता का नाम यानी जन्मदाता के नाम, है ना, ये सब लिखे होते हैं, क्या नाम होगा हमारा। और हमको लेकर कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं जो सही गलत कुछ भी हो सकते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसकी चर्चा नहीं करनी। बस यही काम जो हम हमारे जन्म कुंडली में पाते हैं, वही कंपनी की भी एक जन्म कुंडली बनाई जाती है। जब कंपनी का बर्थ होता है, बर्थ करने के लिए उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। हम जो कंपनी बनाने जा रहे हैं, कंपनी का नाम क्या होगा, उसको बोलते हैं नेम क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्यों बना रहे हैं, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी का बिजनेस क्या होगा। डोमिसाइल क्लॉज, डोमिसाइल एंड एड्रेस, ये जो कंपनी है इसका जो ऑफिस है वो ऑफिस कहाँ पर स्थित होगा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, ब्रांचेस कहाँ पर होंगे, है ना, मुख्यालय कंपनी का कहाँ पर होगा। तो डोमिसाइल एंड एड्रेस, डोमिसाइल क्लॉज। उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा, लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी का नेचर क्या रहेगा। उसके बाद एक होता है कैपिटल क्लॉज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा रहता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल पब्लिक को इशू कर सकती है, कितनी कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, किस प्रकार के शेयर्स कंपनी बेचेंगी। कंपनी अलग अलग प्रकार के शेयर्स बेचती है। प्रीवियस वीडियोस में आपको कहा था मैंने, मैं जब ऐसा बोलूँ कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था तो आप इस बात की चिंता नहीं करना, जो जब ज़रूरी है मैं आपको आगे रिपीट करके फिर से समझाऊंगा। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि सर ने तो बोल दिया ऐसा कि प्रीवियस वीडियो में समझा दिया तो ये बात आगे करेंगे क्या, आगे समझाएंगे क्या। डेफिनेटली सब कुछ समझाऊंगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कंपनी अलग अलग प्रकार के शेयर्स बेचती है, इशू करती है पब्लिक को। इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसकी भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की भी दुनिया भर के टाइप्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। हमको अभी उसकी थ्योरी में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसका कोई काम ही नहीं है। जब काम पड़ेगा तब देखेंगे, तब समझेंगे ना, आज समझ के भी फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे। तो उसके टाइप्स में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो कंपनी जब अपना कैपिटल लॉज मेमोरेंडम, वो जो डॉक्यूमेंट बनाएगी ना, उसमें अपनी कैपिटल के बारे में बताना पड़ता है कि कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब तक कंपनी है संसार में, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी कितने रुपए के शेयर्स मार्केट में इशू करेगी, कितना कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। एक मैक्सिमम अमाउंट तय किया जाता है, एक मैक्सिमम अमाउंट तय किया जाता है। और ये कहाँ लिखा जाता है, वो कैपिटल क्लॉज के पैराग्राफ में, कि ये जो हमारी कंपनी है ये इतने इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, इतने रुपए का एक, यानी उसकी फेस वैल्यू, इतने रुपए का एक यानी उसकी फेस वैल्यू। कल आपको बताया था मैंने, फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू, वो शेयर ओरिजिनली कितने का है। तो इतने शेयर्स कंपनी इशू करेंगी, ये वाले शेयर्स इशू करेंगी, इतने में इशू करेगी, इतने रुपए का शेयर रहेगा। नॉर्मली जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना बेटा, वो सस्ते होते हैं। इक्विटी ने ऑर्डिनरी, एक आम आदमी के लिए वो शेयर्स बने हैं। तो इक्विटी शेयर्स ना, ऑर्डिनरी शेयर्स, वो सस्ते होते हैं, वो हर कोई खरीद सकता है। वो शेयर 1 रुपये का भी एक हो सकता है, 50 पैसे का भी एक हो सकता है, 5 रुपये का भी एक हो सकता है। तो इक्विटी शेयर्स नॉर्मली बड़े सस्ते होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स है ना, महंगे होते हैं, कॉस्टली। प्रेफरेंस शेयर्स महंगे होते हैं, कॉस्टली। वो कुछ सिलेक्टेड लोग खरीदते हैं क्योंकि महंगे हैं, महंगी चीज़ें तो कुछ सिलेक्टेड लोग खरीदेंगे। फिर सवाल ये आता है
कि वो जो महंगे वाले शेयर से लोग खरीदते ही क्यों हैं, इक्विटी शेयर से क्यों नहीं खरीदते जबकि दोनों शेयर्स हैं। तो एक सस्ता वाला शेयर है, एक महंगा वाला शेयर है। तो मुझे एक बात बताइए कि हमारे देश में कई सारे ऐसे धर्म संस्थान हैं, धर्म संस्थान, मंदिर, आपने सुना होगा वहाँ पर अगर आपको दर्शन करने हैं तो दर्शन करने के लिए अलग अलग अमाउंट के टोकन दिए जाते हैं, अलग अलग अमाउंट के टोकन दिए जाते हैं। वो जो अलग अलग अमाउंट के टोकन दिए जाते हैं वो एक प्रकार से आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको कितने रुपए वाला टोकन लेना, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितने रुपए वाला टोकन लेना। दर्शन फ्री में भी हो सकते हैं, 50 रुपए के टोकन पे भी हो सकते हैं, 1000 रुपये के टोकन पे भी दर्शन हो सकते हैं, 5000 के टोकन पे भी दर्शन हो सकते हैं, हो सकता है तो 10,000 वाला टोकन भी हो, 25,000 वाला भी हो। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन सिर्फ मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपये वाला टोकन खरीदा दर्शन करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए आपने 5,000 रुपये वाला टोकन खरीदा, मैंने 50 रुपये वाला टोकन खरीदा, तो क्या फ़र्क है? आपने 5,000 वाला टोकन खरीदा, मैंने 50 रुपये वाला टोकन खरीदा। मान लीजिए अगर हम दोनों की एंट्री एक ही समय हुई, हम दोनों को सेम वेट करना पड़ा, उतनी देर हम भगवान के सामने खड़े रहे, तो क्या फ़ायदा 5,000 वाला टोकन लेके? आपको कुछ प्रेफरेंस मिला क्या? नहीं। इसका मतलब अगर आपने 5,000 वाला टोकन खरीदा तो आपको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। आप बोलोगे ना कि भाई ये आदमी के पास तो 50 रुपये वाला टोकन है, मेरे पास 5,000 वाला टोकन है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए हम क्या करते हैं, मंदिर के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या नियम बनाए हैं, अगर आपने 5,000 वाला टोकन खरीदा है तो स्पेशल एंट्री होंगी अलग से, उन लोगों की लाइन अलग होगी, स्पेशल एंट्री होगी, समय कम लगेगा। भले ही बाहर 5,000 लोगों की भीड़ हो, 10,000 लोगों की भीड़ हो, आपको 5 मिनट लगेंगे दर्शन करने में, यानी आपका समय बचेगा। आपके लिए स्पेशल गेट होगा, प्रभु के दर्शन करने के लिए स्पेशल गेट होगा, और आपको भगवान की जो मूर्ति है ना, स्वरूप, उनके सामने हो सकता है आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट आपको खड़े रहने दे, जी भर के दर्शन करने दे, और अलग से आपको प्रसाद भी दे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, अलग से प्रसाद भी दे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, यानी आपको दर्शन करने के लिए शॉर्टकट से भेजा गया, अलग रास्ता था, आपको वेट नहीं करना पड़ा, समय बचा, प्रभु के दर्शन आपको ज़्यादा देर तक करने मिले, और आपको अलग से ज़्यादा प्रसाद भी मिला, अच्छी क्वालिटी का, दूसरों के मुकाबले ज़्यादा मिला। प्रेफरेंस मिलना कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया गया। क्यों? आपने 5,000 वाला टिकट खरीद के दर्शन किए, हमने क्या किए थे, 50 रुपये वाले टिकट पे अंदर गए हम, 50 रुपीज़ वाला, तो पहले तो मुझे 6 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा, 6 आवर्स, 6 घंटे मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ा, पसीने से तरबतर होकर अंदर गए। अभी जिस अंदर गए और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हुए और जस्ट देखा कि धक्का मार के हमको आगे बढ़ा दिए कि चलो भाई, यानी हार्डली 1 सेकंड, 1 सेकंड भी बोलना गलत है, यहाँ से अंदर आए और तुरंत निकल गए बाहर। भगवान की मूर्ति के सामने, स्वरूप के सामने हम ढंग से खड़े भी नहीं हुए, कोई दर्शन नहीं हुए, दर्शन हुए तो भी ठीक, ना हुए तो भी ठीक, निकाल दिया हमको आगे। 1 सेकंड खड़ा रहने नहीं मिला, यानी आधा 6 घंटे लाइन में खड़े रहे, 1 सेकंड हमको केवल दर्शन करने मिले, वो भी ढंग से नहीं, कुछ नहीं, हम समझ पाते कि प्रभु का स्वरूप कैसा है उसके पहले तो हम बाहर निकल गए थे। और प्रसाद के नाम पे कुछ नहीं मिला, हमको कहा गया कि प्रसाद चाहिए, लड्डू खरीदने हैं तो बाहर आपको मिलेगा 50 रुपये का, वो परचेस कर लो। कोई प्रेफरेंस मिला क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? 50 रुपये वाली टिकट खरीदी थी, दूसरे बंदे ने 5,000 वाली टिकट खरीदी थी दर्शन करने के लिए। यानी जो महंगा टिकट खरीदेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो कंपनी भी ऐसे सस्ते शेयर्स बेचती है और महंगे शेयर्स भी बेचती है। सस्ता शेयर एक आम आदमी खरीदता है, कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि वो 10 रुपये का एक भी हो सकता है, 1 रुपये का एक भी हो सकता है ना। वो जो सस्ते वाले शेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, वो जो सस्ते वाले शेयर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स। और जो महंगे वाले शेयर्स होते हैं वो 100 रुपये का एक हो सकता है, 1,000 रुपये का एक हो सकता है, 5,000 रुपये का एक हो सकता है। उस महंगे वाले शेयर्स को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वो महंगा वाला शेयर्स अगर कोई खरीदेगा, महंगा वाला शेयर अगर कोई खरीदेगा तो उसको क्या प्रेफरेंस मिलेगा, क्या फ़ायदा? महंगा शेयर खरीद के क्या फ़ायदा? 2 फायदे, इन 2 कारणों से उनको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। पहला, जब भी कंपनी मुनाफा कमाएगी तो डिविडेंड बांटेगी। कल बताया था आपको, कंपनी जो मुनाफा कमाती है ना तो डिविडेंड बांटती है।
कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेंगे तो मान लो प्रसाद बट रहा है, कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही है तो प्रसाद बट रहा है, तो जब प्रसाद बटेगा, जब डिविडेंड बटेगा तो लाइन में सबसे पहले कौन खड़े रहेंगे? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। पहले प्रसाद उनको बांटा जाएगा, यानी कंपनी जब भी मुनाफा कमाएगी उस मुनाफे का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाना है, जब वो पैसा शेयर होल्डर्स को देने की बारी आएगी, जब वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटने की बारी आएगी, तो लाइन में सबसे पहले आगे कौन खड़ा रहेगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। उनको प्रसाद मिलने के बाद जो बचा हुआ प्रसाद है वो किसको बांटा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रसाद यानी प्रॉफिट का हिस्सा, प्रसाद यानी प्रॉफिट का हिस्सा। तो जब भी कंपनी मुनाफा कमाती है, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। उस शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा बांटा जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। वो डिविडेंड का सबसे पहला अधिकार किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो महंगे वाले शेयर्स का। उनको डिविडेंड मिलने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाने के बाद जो बचा वो किसको बांटा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा। तो पहला स्पेशल राइट ये है, स्पेशल राइट है। सोचिए आप, वो जो प्रसाद है वो अगर प्रेफरेंस शेयर्स को बांटते बांटते अगर खत्म हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मे नॉट गेट डिविडेंड एट ऑल। भाई लाइन लगी है मान लीजिए बहुत लंबी, और प्रसाद बांट रहा हूँ मैं सबको, और प्रसाद बांटते बांटते देखा मैंने कि भाई लाइन तो बहुत बड़ी है लेकिन प्रसाद अगर खत्म हो गया तो जो पीछे खड़े थे उनको कुछ नहीं मिलेगा ना। तो जो मिलेगा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर प्रॉफिट का जो हिस्सा है, प्रॉफिट का जो अमाउंट है जो डिविडेंड के रूप में बांटा जाना था, वो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने में ही खत्म हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो सस्ते वाले शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ भी मिलने की शक्यता नहीं हो जाती है। तो पहला राइट क्या है? डिविडेंड इनको पहले मिलता है। दूसरा, अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप में चली गई कंपनी, अगर बंद हो रही है तो जब कंपनी बंद होती है ना बेटा, तो कंपनी क्या करती है? सारे एसेट्स बेचती है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेचती है। सारी प्रॉपर्टीज़ बेचने के बाद जो पैसा आता है वो पैसा लोगों में बांट देती है, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देती है। तो जब भी कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेगी तो उसमें जिनसे लोन लेके रखे पहले उनको देना है पैसे, डिबेंचर होल्डर्स को देना है पैसे, अगर बैंक से लोन लिया उनको पैसे देना है, गवर्नमेंट की कुछ लायबिलिटीज़ चुकानी है, टैक्सेस वगैरह वो चुका देना है, अपने क्रेडिटर्स वगैरह को पैसे दे देना है ना, जिनसे आपने गुड्स वगैरह खरीदे हैं। उसके बाद जब शेयर होल्डर्स की बारी आएंगी, कि अब शेयर होल्डर्स को पैसा देने की बारी है, शेयर होल्डर्स को नॉर्मली लास्ट में ही पैसे चुकाए जाते हैं। जब कंपनी बंद होती है ना तो सबको उनका उनका पैसा लौटा देना है, तो शेयर होल्डर्स को लास्ट में पेमेंट किया जाता है। तो जब शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाने की बारी आएंगी तो उसमें लाइन में सबसे पहले कौन खड़े रहेगा? शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देने के बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी ये पॉसिबल है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मे नॉट गेट देयर मनी बैक। बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ ना मिले, रिस्क है। डिविडेंड भी पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और अगर कंपनी बंद होती है और जब शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने की बारी होती है तब भी लाइन में सबसे आगे कौन खड़े रहेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा उनके बाद। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स महंगे होते हैं। और एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये कुछ एंगल से सही भी है, कुछ एंगल से किसी के लिए सही किसी के लिए गलत है। प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, या तो उसका अमाउंट फिक्स होता है या तो उसका परसेंटेज फिक्स होता है। इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग होता है, इक्विटी में डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएटिंग होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या बहुत कम प्रॉफिट हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोनों केस में एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। जैसा जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स बेचे तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोल दिए कि हर साल हम आपको 12% डिविडेंड देंगे, 12%। तो हर साल हम आपको 12% डिविडेंड देंगे। 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का 12% कितना होगा? 1 रुपये 20 पैसे। 10 रुपये का 12% क्या होगा? 1 रुपये 20 पैसे। तो हर साल हम आपको एक शेयर पे 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड देंगे, खत्म। फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, कम हुआ तो भी 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग रेट,
हायर द प्रॉफिट हायर द डिविडेंड, लोअर द प्रॉफिट लोअर द डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि एक मन में सवाल आ सकता है कि भाई जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इतने अच्छे प्रेफरेंस राइट्स हैं, उनको डिविडेंड भी पहले मिल रहा, उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले मिल रहा, तो इक्विटी शेयर्स तो काय को खरीदते होंगे। मैंने कहा पहला सस्ते हैं, दूसरा डिविडेंड की कोई लिमिट नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी कैन गिव अनलिमिटेड डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। इट कैन बी 100% डिविडेंड, 200% डिविडेंड, 300% डिविडेंड, 500% डिविडेंड, 1000% डिविडेंड। डिविडेंड की कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड डिविडेंड कैन बी गिवन टू शेयर होल्डर्स। बहुत डिविडेंड मिलता है, बहुत, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो। और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो कम डिविडेंड मिलेगा। लॉस हुआ तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, लॉस हुआ तो किसी को नहीं मिलता, इक्विटी को भी नहीं मिलता, प्रेफरेंस को भी नहीं मिलता। तो पहले तो डिविडेंड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इक्विटी शेयर्स के केस में। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की जब बारी आई, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की जब बारी आई, मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है, कंपनी ने सबको पैसे दे दिए, सारे आउटसाइडर्स को दे दिए, डिवेंचर होल्डर्स को दे दिए, बैंक से जो लोन लेके रखे थे वो सारे कर्जे फिटा दिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गए, सबको पेमेंट हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट हो गए, और अब बहुत सारा पैसा फिर भी बच गया, बहुत सारा पैसा बच गया। उसमें से इक्विटी को भी पेमेंट कर दिया, मान लो जितना उनको देना था ना, इक्विटी को भी पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दिया, फिर भी बहुत पैसा बचा, उसको बोलते सरप्लस। क्या बोलते हैं उसको हम? सरप्लस। बहुत पैसा बचा। अब ये जो बहुत पैसा बचा, इसका क्या करेंगे? बांट दो। किसको? केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दो। किसको? केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यानी मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें इसमें, प्लस माइनस। अगर उनको बांटने के लिए पैसे बचे ही नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए पैसे बचे ही नहीं, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे बांटने के बाद भी फिर बहुत पैसा बचा, तो वो सारा भी किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। ये तो फायदा भी है। यानी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलेगा, और वाइंडिंग अप के समय रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी हो सकता है उनको इस तरह से फायदा हो कि सबको पेमेंट करने के बाद, इवन उनको भी उनका पेमेंट मिल जाने के बाद, फिर इसमें कंपनी के पास बहुत पैसा बच रहा है, वो सारा बचरा वाला पैसा है, जो बच गया पैसा है, वो किसको मिलेगा? इक्विटी वाले को। एक और फायदा है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये जो शेयर मार्केट में शेयर्स बिकते हैं ना, वो सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस नहीं। तो आपने जो शेयर 10 रुपये में लिया था, हो सकता है बाजार में आज उसकी कीमत 20 रुपये हो गई हो, 50 रुपये हो गई हो, 100 रुपये हो गई हो। मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू चेक करो तो 5 रुपये है, और आज उसका बाजार में भाव कितना है? 6000, 5000। 5 रुपये का शेयर 5000 का, कितना ज़बरदस्त एप्रिसिएशन है। यानी किसी के पास 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले 1 लाख शेयर्स हो तो करोड़पति हो गया, अरबोपति हो गया, अगर उन शेयर्स की कीमत आज 5000 रुपये का एक है तो, है ना? करोर्स में उसका वैल्यूएशन है आज। कहने का मतलब, हर प्रकार के शेयर्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इक्विटी शेयर्स यानी सस्ते वाले शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स यानी महंगे वाले शेयर्स। कंपनी दोनों प्रकार के शेयर्स बेच सकती है। इक्विटी शेयर्स बेचना कंपलसरी है। प्रेफरेंस शेयर्स डिपेंड करता है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो तो बेचे, ना बेचना है तो ना बेचे। इक्विटी शेयर बेचना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। बिना इक्विटी शेयर बेचे आप कंपनी शुरू नहीं कर सकते। ख्याल रहेगा ये। उसके बाद अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इक्विटी प्रेफरेंस की मीनिंग बता दिए। इक्विटी शेयर्स यानी सस्ते वाले शेयर्स, जो 10 रुपये का एक भी हो सकता है, 1 रुपये का एक भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स यानी थोड़े महंगे वाले शेयर्स, और वो महंगे शेयर लोग क्यों खरीदेंगे आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फिर सस्ते वाले में प्रेफरेंस राइट नहीं, फिर भी क्यों खरीदेंगे, उसके भी फायदे आपको मैंने बता दिए। तो डिपेंड करता है, पब्लिक सोच समझ के खरीदेंगे कि उनको इक्विटी खरीदना कि प्रेफरेंस खरीदना, ठीक है। अब कंपनी जब आप रजिस्टर्ड करवाने जाओगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टर्ड करवाने जाओगे तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी की कुंडली है। एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी आप किस तरह से चलाओगे उससे कनेक्टेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ते हैं, नियम कायदे। और एक होता है प्रोस्पेक्टस, जैसे आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेते हो ना,
आपको अगर एडमिशन करनी है किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उस कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का आपको प्रॉस्पेक्टस लेना होता है। उस प्रॉस्पेक्टस में उस कॉलेज की या इंस्टीट्यूशन की सारी जानकारी होती है कि कॉलेज की स्थापना कब हुई, कॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉलेज के बोर्ड में कौन है, कमिटी में कौन है, कौन सी संस्था इस कॉलेज को रन कर रही है ना, ग्रांटेड कॉलेज है कि नॉन ग्रांटेड कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर, ये सब सब कुछ वहाँ लिखा होता है। बस ऐसा ही कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है। कंपनी मार्केट में अगर शेयर्स इशू करने आ रही है तो कंपनी लोगों को प्रोस्पेक्टस देती है। वो प्रोस्पेक्टस आपको लेना है, पढ़ना है, और पढ़ के अगर आपको कंपनी पर लगता है कि भरोसा करने जैसा है तो आप कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए। तो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम मैंने कंपनी की कुंडली, जन्म कुंडली, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है कि नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी होगी, अपनी लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कौन से टाइप के शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। वो जो कैपिटल क्लॉज है उसमें सब लिखा होता है कि कितनी शेयर कैपिटल होगी कंपनी की। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जमा करने हैं किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। वो जो मैक्सिमम अमाउंट है कि हमारी कंपनी लाइफ टाइम में इतने शेयर्स बेचेगी, एक शेयर इतने का होगा, एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू इतनी होगी। वो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये आज के लेक्चर का पहला टर्म जो मैंने आपको समझाया, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इसका एक और नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल, एक और नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, एक और नाम है मैक्सिमम शेयर कैपिटल। तो ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, इसको बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। या मैक्सिमम शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर होल्डर्स को, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा इतने शेयर्स इशू कर सकती। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने कि ये जो कंपनी है ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में 10,000 शेयर्स बेचेगी। कौन से, इक्विटी, प्रेफरेंस के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक को, लाइफ टाइम में जब तक कंपनी है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 शेयर्स बेच सकेगी, 10 रुपये वाला एक। तो ये कंपनी कितनी शेयर कैपिटल बेच सकेगी, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल बेच सकेगी। अमाउंट मैंने छोटे छोटे रखे, ठीक है। 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल ये पब्लिक को बेच सकती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो 10,000 शेयर बेचेगी, 10 रुपये का एक, 1 लाख रुपए की इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गई। इसी का एक और नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या मैक्सिमम शेयर कैपिटल। अब बेटा कोई भी कंपनी ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये सारे के सारे शेयर्स एकदम से एक साथ इशू नहीं करती। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये जो रिक्वायरमेंट है ये लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट है। ये लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी अपनी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट एकदम से थोड़ी इशू कर डालेगी, सारे शेयर्स एकदम से थोड़ी एक साथ बेच देगी, इशू कर देगी, नहीं। मान लीजिए आज कंपनी को इतनी सारी कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, कुछ शेयर्स इशू करो, कुछ रहने दो, फ्यूचर में इशू करेंगे जब और पैसे की जरूरत पड़ेगी तब। कोई भी चीज़ आपको लॉजिकल थिंकिंग से, प्लानिंग से करनी पड़ती है। कंपनी में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो हमको भले गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है आप 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचना पूरी लाइफ में, पर मैं सारे के सारे 1 लाख के शेयर्स आज क्यों बेचूं? अभी मुझे कुछ थोड़ा ही अमाउंट उसकी ज़रूरत है, तो आज मुझे जितने रुपए की ज़रूरत है उतने के शेयर्स में इशू करूँगा, बाकी मेरे पास पड़े हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि ये जो 1 लाख रुपए की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, ये जो 10,000 शेयर्स हैं, ये 10,000 शेयर्स में से आज मैंने कितने इशू किए, 6,500 शेयर्स। 10,000 शेयर्स मुझे बेचने की परमिशन मिली है, पब्लिक को इशू करने की परमिशन मिली है ना।
और ये 10,000 शेयर्स में इशू कर सकता हूँ पब्लिक को, लेकिन मैंने सारे 10,000 शेयर्स इशू करना ठीक नहीं समझा, इसमें से मैंने केवल 6,500 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, 6,500 शेयर्स पब्लिक को इशू किए। 6,500 शेयर्स 10 रुपये का एक, कितना हुआ ये 65,000, इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, पब्लिक को इशू किए, इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अब 10,000 में से 6,500 शेयर्स इशू किए, इसका मतलब 3,500 इशू नहीं किए। 10,000 में से 6,500 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, मैंने ऑफर किए, क्या ये मेरे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाइए, तो 10,000 शेयर्स में से 6,500 शेयर्स मैंने पब्लिक को इशू किए। ये पब्लिक ने खरीदे नहीं है, ये सिर्फ मैंने इशू किए हैं, फ़र्क है। पब्लिक को वो शेयर्स पब्लिक के सामने रखना बेचने के लिए, और पब्लिक ने वो खरीदना, ये दोनों में अंतर है। सब्जी वाला मार्केट में अगर 25 किलो टमाटर लेके आया तो सिर्फ 25 किलो टमाटर लेके आया है, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके 25 किलो टमाटर बिक गए। मानते ना दोनों में फ़र्क है। सब्जी वाला मार्केट में 25 किलो टमाटर लेके आया और उसके 25 किलो बिक गए, 25 किलो लेके आया 25 किलो बिक गए, ये दोनों में अंतर है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो 25 किलो टमाटर लेके आए तो 25 किलो बिके ही, है ना, हो सकता है 20 किलो बिके, 25 किलो से ज़्यादा तो किसी सूरत में बिकेंगे नहीं ना, है ना, क्योंकि लाया ही 25 किलो है। तो ऐसे ही इतने शेयर्स हम पब्लिक के सामने लेकर आए कि हमको आज 65,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, 6,500 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 10 रुपये का एक, इसको लेंगे इशूड। अब 10,000 शेयर्स में से 6,500 शेयर्स हमने इशू किए हैं, इसका मतलब 3,500 इशू नहीं किए। जो इशू नहीं किए उसको क्या बोलेंगे, अनइशूड। 65,000 इशूड, 1 लाख में से 65,000 के बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, तो इसको क्या बोलेंगे, अनइशूड शेयर कैपिटल। अब वो टमाटर वाला एग्जांपल कि अगर कोई सब्जी वाला 25 किलो टमाटर लेकर आया मार्केट में बेचने के लिए, तो क्या पब्लिक रिस्पांस देगी क्या, पूरे 25 किलो भी क्या ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं। पब्लिक का रिस्पांस आया सिर्फ 20 किलो टमाटर के लिए, पब्लिक का रिस्पांस आया सिर्फ 20 किलो टमाटर के लिए, तो 5 किलो टमाटर नहीं बिके, 20 किलो बिक गए, 5 किलो नहीं बिके, तो वो 25 किलो लेकर आया था, 25 किलो टमाटर लेके आया था, 20 किलो बिके, 5 किलो नहीं बिके। जो 20 किलो बिक गए उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड, और जो 5 किलो नहीं बिके उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड। बस वही यहाँ पर है। 65,000 के शेयर्स हम मार्केट में लेकर आए, उसमें से रिस्पॉन्स कितने शेयर्स के लिए मिला, 6,000 शेयर्स के लिए रिस्पॉन्स मिला, 6,000 शेयर्स हमारे बिक गए, पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया अपना, पब्लिक इतने परचेस करने को रेडी है। तो 6,000 शेयर्स 10 रुपये का एक, 60,000 रुपये के शेयर्स बिक गए। अब 65,000 रुपये के शेयर्स लेके मार्केट में आए थे, 65,000 रुपये के शेयर्स लेके मार्केट में आए थे, उसमें से 60,000 के बिक गए, जो बिक गए उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो बिक गए उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो जो नहीं बिके उसको क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। जो बिक गए उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो नहीं बिके उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल के 2 पार्ट, इशूड, अनइशूड। इशूड के भी 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। ये मैक्सिमम परमिशन है, आप मैक्सिमम इतने रुपए के शेयर्स पूरी लाइफ टाइम में पब्लिक को बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं। उसमें से आज आप इतने के शेयर्स इशू कर रहे हैं, आज इतने के इशू कर रहे हैं, यानी इतने शेयर्स लेकर आप पब्लिक के सामने आए, इतने रुपए के शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, यानी इतने के शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं आज, ये फ्यूचर में करेंगे आप। अब इतने रुपए के शेयर्स लेकर आप पब्लिक के सामने आए, इसमें से पब्लिक इतने रुपए के शेयर्स खरीद रही है, इतने के नहीं खरीद रही। जो नहीं खरीद रही इट विल बिकम पार्ट ऑफ अनइशूड। ये भी शेयर फिर कब बेचोगे आप, फ्यूचर में। डिड यू अंडरस्टैंड कि इशूड शेयर कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लिमिट है। वैसे ही सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन इशूड शेयर कैपिटल। आप टमाटर 25 किलो टमाटर लेके मार्केट में आए हो, तो क्या आपके 26 किलो बिक सकते हैं क्या, नहीं। अगर आप 25 किलो टमाटर लेके आओ तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिक सकते हैं, 25 किलो, 26 किलो नहीं बिक सकते। तो अगर आप 65,000 रुपीज़ के शेयर्स लेके मार्केट में आए थे, तो आपके कितने के शेयर्स बिके, 60,000 के शेयर्स बिके, 5,000 के नहीं बिके, पब्लिक ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जो पब्लिक ने खरीदा उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और जो नहीं खरीदा उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर क्या होता है बेटा,
पब्लिक ने 60,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए। अब पब्लिक ने जो 60,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, ये एक शेयर देखो कितने का है, 10 रुपये का। कंपनी कई बार ये पूरे 10 रुपये एक साथ नहीं मंगाती। हमें इसी तरह के प्रॉब्लम्स आने वाले, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी कई बार ये पूरे 10 रुपये एक साथ नहीं मंगाती, इसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, कि भाई पहले आप 2 रुपये भेजो, फिर और 3 रुपये दो, फिर और 2 रुपये, फिर और 2 रुपये, फिर 1 रुपया, ऐसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाती है। सारे के सारे पैसे एक साथ मंगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमको सारे के सारे पैसे एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी कई बार वो पूरे 10 रुपये एक साथ नहीं मंगाती, कुछ हिस्सा मंगा लेती है, कुछ बाद में मंगाएगी, और कुछ तो कब मंगाएंगी, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप, बंद होते समय मंगाएगी। क्यों मंगाएंगे आपको बताता हूँ। जैसे इस प्रॉब्लम में एक शेयर 10 रुपये का है, तो कंपनी ने पब्लिक से कितने रुपए मंगाए, 6, एक शेयर पे 6 रुपये मंगाए। 3 रुपये कंपनी बोल रही है कि हम और मंगाएंगे आपसे, 6 रुपये मंगाए, 3 रुपये कंपनी और मंगाएंगे आपसे। और ये जो 1 रुपया है ये कंपनी आपसे मंगाएंगी, लेकिन कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तब आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 6 रुपये मंगाए यानी कॉल्ड अप, मंगाए यानी कॉल्ड अप। 6,000 शेयर्स हमने बेचे मार्केट में, एक शेयर पे आपने पब्लिक से 6 रुपये मंगाए, 6,000 शेयर्स आपने मार्केट में बेच रखे हैं। ये 6,000 शेयर्स पे अगर आप 6 रुपये मंगाओगे तो कितने रुपए आने चाहिए आपके पास, 36,000। जितने रुपए कंपनी ने मंगाए पब्लिक से, जनता से, इसको बोलेंगे हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितने रुपए हमने पब्लिक से मंगाए, जनता से मंगाए, इनको हम बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर हमने इनको बोला कि भाई देखो 10 में से 6 तो मंगा लिए, बचे 4, उसमें से 3 हम आपसे जल्दी मंगा लेंगे, 3 आपसे हम जल्दी ही मंगा लेंगे। तो 6,000 शेयर पे 3 रुपये जल्दी मंगा लेंगे, अभी तक तो नहीं मंगाए ना, बाद में मंगाएंगे, तो इसको बोलेंगे अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जो मंगा लिए उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, जो पैसा हम मांग लिए आपसे उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड। और जो पैसा आपसे हम कब मांगेंगे, जब कंपनी बंद होगी। अगर कंपनी बंद होगी तो हो सकता है हमको लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पैसे की कमी हो। कंपनी को जो लायबिलिटीज़ होती है ना, उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए हो सकता है पैसे कम पड़े। तो अगर कंपनी बंद हो रही है किसी भी रीज़न से, अगर कंपनी बंद हो रही है, जब कंपनी बंद हो रही है उस समय कंपनी की लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए अगर कंपनी के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, उस समय कंपनी ये वाला 1 रुपया शेयर होल्डर से मांग सकती है। ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी के पास भर भरा के पैसे हैं, कंपनी आसानी से अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर पा रही है, बहुत सारे एसेट्स है कंपनी के पास, बहुत सारा फंड है, बहुत अमाउंट है, तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के पास फंड्स की कमी है, एसेट्स कम है, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पैसा कम है और देना बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ऐसे समय कंपनी अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए अगर उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो ये वाला जो 1 रुपया है पर शेयर जो लेना बाकी था, ये शेयर होल्डर से मंगा सकती है। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये पैसा आपको केवल कब मंगाना है, वाइंडिंग अप के समय। तो एक शेयर जो 10 रुपये का था उसमें से कंपनी ने 6 रुपये मंगा लिए, कॉल्ड अप। 3 तुरंत ही मंगा लेंगी, लेकिन अब तक तो नहीं मंगाए, अनकॉल्ड। और ये 1 रुपया कब मंगाएंगी, वाइंडिंग अप के समय, इसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। अब और 2 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ये हमने जो 6 रुपये मंगाए, 6,000 शेयर पे 6 रुपये, 36,000 मंगाए, इसको बोलेंगे कॉल्ड अप। मंगाए यानी कॉल्ड अप, कॉल करना कि भैया पैसे भेजो। 6,000 शेयर पे 6 रुपये मंगाए, 36,000, इतने पैसे कंपनी के पास आने चाहिए थे। इसी को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ कि 6,000 शेयर पे 6 रुपये 36,000 कंपनी के पास आने चाहिए थे। कई बार ऐसा होता है कुछ शेयर होल्डर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण या किसी भी रीज़न से कंपनी को कुछ अमाउंट नहीं भेज सकते, या तो कंपनी का लेटर ही उनको नहीं मिला कि कंपनी ने पैसे मंगाए हैं। कंपनी जब पैसे मंगाती है ना तो लेटर भेजने पड़ते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना
कि पहले आपने 2 रुपये भेजे थे और 2 रुपये भेजो और 1 रुपये भेजो ऐसे। तो कंपनी ने पैसे मंगाए, शेयर होल्डर तक ये बात पहुंची नहीं, कंपनी की डिमांड पहुंची नहीं, या शेयर होल्डर की टेम्परेरीली अभी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, शेयर होल्डर पैसा भेजने में असमर्थ है, ही इज़ नॉट कैपेबल टू पे द मनी, तो वो पैसे नहीं देगा। तो मान लो एक शेयर होल्डर है जिसने मांगने के बाद भी पैसे नहीं दिए, एक शेयर होल्डर है जिसने मांगने के बाद भी पैसे नहीं दिए, एक ही शेयर होल्डर है ऐसा, उसके पास कितने शेयर है? 100। कितने शेयर उसके पास? 100। मांगने के बाद भी इसने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए? 2 रुपये, एक शेयर पे 2 रुपये। एक शेयर होल्डर है, 100 शेयर से उसके पास 2 रुपये उसने कंपनी को नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए? 200 रुपये नहीं दिए, मांगने के बाद भी पैसे नहीं दिए। मांगने के बाद भी जो पैसा ना दे उसको हम बोलेंगे कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स, या अनपेड कॉल या अनरिसीव्ड कॉल्स। अनपेड कैपिटल, अनरिसीव्ड कैपिटल, इसको अनपेड बोलो, अनपेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर, अनरिसीव्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो इसको अनपेड भी बोला जाता है, अनरिसीव्ड भी बोला जाता है, और इसका सबसे कॉमन नाम है कॉल इन एरियर्स, यानी कंपनी ने पैसे मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने किसी भी कारण से पैसे दिए नहीं हैं, तो अनपेड बाय शेयर होल्डर, या इसी को बोलो अनरिसीव्ड बाय कंपनी, और इसका नाम है कॉल इन एरियर्स। ये क्या है? वो पैसा जो कंपनी ने मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने दिया नहीं है। तो सोचो, कंपनी ने टोटल सब पब्लिक से मिला के कितने रुपए मांगे थे? 36,000 मांगे थे। 36,000 में से एक बंदे ने 200 रुपये नहीं दिए, एक ही बंदे ने डिफॉल्ट किया है, इसको बोलेंगे डिफॉल्टर, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। एक ही बंदे ने डिफॉल्ट किया है, एक ही शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है, तो 36,000 कंपनी ने मांगे थे, सब पब्लिक से मिला के 36,000 की वसूली होनी चाहिए थी, 36,000 आनी चाहिए थे। एक ही व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, वो भी कितने नहीं दिए? 200। तो 200 रुपये नहीं मिलेंगे, 200 नहीं मिलेंगे, इसका मतलब बाकी मिलेंगे, तो बाकी कितने मिलेंगे? 35,800। 36,000 मिलने चाहिए थे, 200 रुपये नहीं मिले, तो कितने मिले? 35,800। 36,000 मिलने चाहिए थे, 200 नहीं मिले, तो कितने मिले? 35,800। तो कॉल्ड अप, मांगे कितने? 36,000, मिले कितने? 35,800। क्यों? क्योंकि 200 नहीं मिले। फिर से सुनिए, बार बार वीडियो आपको रिपीट करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 36,000 मांगे थे, 35,800 मिले, क्यों? क्योंकि 200 रुपये नहीं मिले। ये जो 35,800 मिले, इसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल। 35,800 को क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक ने पैसे दे दिए, और इसको क्या बोलेंगे? अनपेड शेयर कैपिटल या अनरिसीव्ड शेयर कैपिटल या कॉल इन एरियर्स। अगर मान लो जितने लोगों से पैसे मांगे सभी अगर पैसे दे देते, ये डिफॉल्ट नहीं हुआ होता, तो आप मानते? 36,000 मिलने चाहिए थे, कितना डूबा? कुछ नहीं डूबा, तो कितना मिला? पूरा 36,000। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कॉल्ड अप 36,000, हमने मांगे कितने? 36,000 पैसे मांगे, 36,000 नहीं मिले, कितने? 200, तो मिले कितने? 35,800। यहाँ पर कॉल्ड अप यानी मांगे 36,000, पेड अप यानी मिले कितने? 35,800। दोनों अमाउंट अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि किसी बंदे ने आपके 200 रुपये डुबा दिए। अगर कोई बंदा आपके पैसे डुबाता नहीं तो मानते जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होता, जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होता, यानी योर कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल विल बी वन इन द सेम इफ देयर आर नो कॉल इन एरियर्स। योर कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल विल बी वन इन द सेम इफ देयर आर नो कॉल इन एरियर्स। ये कॉल इन एरियर्स होना जरूरी थोड़ी है, अगर सबने पैसे दे दिए इसका मतलब किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, अगर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया तो जितने मंगाए थे उतने आपको मिल गए। 36,000 आपने पब्लिक से मांगे थे, 36,000 आपको मिल गए क्योंकि किसी ने पैसे डुबाए नहीं है। ये अलग अलग कब रहेगा? जब कोई पैसे डुबाएगा। अगर किसी ने पैसे डुबाए नहीं तो जितना कॉल्ड अप अमाउंट उतना ही कितना वही अमाउंट आपका कौन सा हो जाएगा? पेड अप। पेड अप यानी कितने पैसे मिल गए, कॉल्ड अप यानी आपने कितने मंगाए, पेड अप यानी कितने पैसे आपको मिल गए। हो सकता है जितने मंगाए पूरे मिल जाए, या हो सकता है जितने मंगाए कुछ पैसे डूब गए, बचे हुए मिल गए। ये आपके शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन है। 2 मिनट में आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल,
ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। इसका एक और नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतने रुपए के शेयर्स पब्लिक को बेच पाएगी, इस टाइप के शेयर्स, और एक शेयर इतने का, उसका पूरा डिटेल आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। तो वो जो शेयर कैपिटल है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर पाएगी उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कंपनी सारी के सारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल एक साथ बेचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें से कुछ हिस्सा आज इशू करती है पब्लिक को, कुछ उसके पास पड़ा रहेगा जो फ्यूचर में इशू करेगी। तो आज जितने शेयर्स वो पब्लिक को इशू कर रही है उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, और जो इशू नहीं कर रही उसको बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड पब्लिक को शेयर बेच रहे हैं, अनइशूड फ्यूचर में बेचेंगे। फिर ये हम मार्केट में इशू कर रहे हैं, बिक गए ऐसा नहीं है। ये तो पब्लिक के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि इसमें से कितने शेयर्स पब्लिक खरीदेगी। हो सकता है सारे बिक जाए, हो सकता है कुछ शेयर्स बिके कुछ ना बिके। तो मैंने एग्जांपल में क्या लिया कि 6500 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, इसमें से पब्लिक का रिस्पांस कितने शेयर पे आया, 6000 शेयर्स पे। इतने शेयर्स पब्लिक खरीदने को तैयार है, सब्सक्राइब्ड, इतने नहीं खरीदेंगे अनसब्सक्राइब्ड। तो ऑथोराइज्ड में इशूड, अनइशूड, फिर इशूड में सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड में फिर 3 हिस्से, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व कैपिटल। ये जो एक शेयर है ना 10 रुपए का, ये 10 रुपए का जो शेयर है इसमें से कंपनी ने 6 रुपये मंगाए, 3 रुपये फिर से मंगाने वाली है, और ये 1 रुपया अभी नहीं मंगाएंगी, वाइंडिंग अप के समय मंगाएंगी। ये रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कंपलसरी नहीं है, कंपनी की मर्जी, क्रिएट करें ना क्रिएट ना करें, वरना ऐसा हो सकता है ये 6 और ये 4, 10, बात खत्म। रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कंपलसरी नहीं है। तो ये जो 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने पब्लिक से 6 रुपये पर शेयर आज मंगा लिए, आज की डेट तक मंगा लिए, 3 नियर फ्यूचर में मंगाने वाली है, 1 रुपया फ्यूचर में मंगाएंगे वाइंडिंग अप के समय। तो जो पैसा मंगा लिया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, जो तुरंत अभी मंगाने वाली है इसको बोलेंगे अनकॉल्ड, जो फ्यूचर में मंगाएंगे वाइंडिंग अप के समय उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। फिर ये जो कॉल्ड अप कैपिटल है, ये हिस्सा मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी ना वहाँ पर। ये मंगाया, ये मिले, ये नहीं मिले, 36,000 रुपये आपने मंगाए, उसमें से 200 नहीं मिले, इसको बोलेंगे हम कॉल इन एरियर्स। अब 200 नहीं मिले तो कितने मिले, 35,800 मिले। 36,000 आपने मांगे थे पब्लिक से टिल डेट, 6,000 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से 36,000 आपने पब्लिक से मांगे, 200 रुपये नहीं मिले। अब 200 नहीं मिले तो हम क्या बोलेंगे, 35,800 मिल गए। तो वो 200 नहीं मिले, 35,800 मिल गए। जो नहीं मिले उसको बोलेंगे कॉल इन एरियर्स, जो मिल गए उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर ये एरियर्स नहीं होते, ये डिफॉल्ट नहीं होता, तो जितने मांगे पूरे मिल जाते। सो मैंने यहाँ लिखा है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल विल बी वन एंड द सेम इफ देयर आर नो कॉल इन एरियर्स। अगर कॉल इन एरियर्स नहीं है तो जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है वही आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है। तो ये शेयर कैपिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। वीडियो संभाल के रखना, बार बार इसे देखना, रिपीट करना, रिवाइंड करना। मैंने आपको आज शेयर के फीचर्स बताए, शेयर के टाइप्स बताए, सॉरी, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी को इक्विटी क्यों बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोलते हैं, कौन से उनके स्पेशल राइट्स हैं, है ना, और उनके फीचर्स बताए। फिर मैंने आपको शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बहुत काम आएगा, इसे भूलोगे नहीं, अच्छे से ख्याल रखोगे, इसे याद रखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स और। थैंक यू वेरी मच।